नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों को देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। रामायण मेले का किया शुभारंभ। 8 दिसंबर तक होंगे विविध आयोजन। मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, बचने न पाए संभल हिंसा का एक भी उपद्रवी, उन्हीं से नुकसान की करें भरपाई। संभल हिंसा मामले में 2 पीआईएल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मारे गए युवकों की सूची जारी करने की मांग। डीएमएसपी पर केस दर्ज हो। मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी यूपी सरकार। शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। भाजपा संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। भूले बिसरे नेताओं को फिर किया सक्रिय। रमापति राम त्रिपाठी को लखनऊ उन्नाव की जिम्मेदारी। यूपी में सबसे ठंडा रहा गोरखपुर। पारा 11.2 सेंटीग्रेड। लखनऊ झांसी में भी गिरने लगा तापमान। 4 दिनों में सर्दी बढ़ने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से अहम खबर है, जहां प्रमुख सचिव आबकारी से मिले हैं शराब विक्रेता। प्रमुख सचिव से मुलाकात कर बताई समस्याएं। आपको बता दें, लाइसेंस नवीनीकरण व मार्जिन बढ़ाए जाने की मांग की है। अंग्रेजी शराब बियर कोटा प्रणाली आसान करने की मांग की है। शराब विक्रेताओं ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा है। अंग्रेजी शराब बियर कोटा प्रणाली आसान करने की मांग की गई। प्रमुख सचिव से मुलाकात कर समस्याएं बताई गई हैं। आपको बता दें, लाइसेंस नवीनीकरण व मार्जिन बढ़ाए जाने की मांग की है। अंग्रेजी शराब बियर कोटा प्रणाली आसान करने की मांग की गई है। शराब विक्रेताओं ने प्रमुख सचिव को सौंपा है ज्ञापन। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रमुख सचिव आबकारी से मिले हैं शराब विक्रेता। प्रमुख सचिव से मुलाकात कर बताई है समस्याएं। लाइसेंस नवीनीकरण व मार्जिन बढ़ाए जाने की मांग की है। अंग्रेजी शराब बियर कोटा प्रणाली आसान करने की मांग की गई है। लाइसेंस नवीनीकरण व मार्जिन बढ़ाए जाने की मांग की गई है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, शराब बियर कोटा प्रणाली को आसान करने के लिए शराब विक्रेताओं ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मुलाकात की है। संदीप। बिल्कुल, देखिए, शराब विक्रेताओं ने आज प्रमुख सचिव आबकारी से मुलाकात की है और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाइसेंस हुआ करते थे उनके नवीनीकरण व जो मर्जर बढ़ाने को जाने की मांग की गई थी, उसको लेकर के मुलाकात की है। इसके साथ साथ अंग्रेजी शराब व बियर कोटा प्रणाली आसान और करने की मांग रखी गई है, क्योंकि बहुत सी शिकायतें लगातार जो है इस तरीके से आ रही थी कोटा प्रणाली को लेकर के, और आसान इसकी और करने की जो बातें कही जा रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर के आज शराब विक्रेताओं की जो मुलाकात है वो प्रमुख सचिव आबकारी विभाग से हुई है। इसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण बातों का विवरण किया गया है, जिससे कि उनको कहीं न कहीं इसका शराब को लेकर के लाभ मिल सके। अगर राजस्व की बात करते हैं, आज के समय में जो आबकारी नीति है उसके तहत सबसे अधिक राजस्व जो है वो वसूला जाता है। शायद यही वजह है कि जिसकी बात में आज जो है मुलाकात हुई है सचिव आबकारी विभाग से, और कई चीजों को लेकर के वार्ता भी की गई है। निश्चित रूप से संदीप, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लाइसेंस नवीनीकरण व मार्जिन बढ़ाने को लेकर भी अपील की गई है। कांग्रेस, आपको बता दें, अंग्रेजी शराब बियर कोटा प्रणाली आसान करने की मांग शराब विक्रेताओं के द्वारा मुख्य सचिव से की गई है। प्रमुख सचिव से मुलाकात कर अपनी समस्याएं भी बताई गई हैं और प्रमुख सचिव से तमाम मांगे भी की गई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं रायबरेली से। अगली खबर, जहां तेज रफ्तार सवारियों से भरा ऑटो पलटा है। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायलों को भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज की घटना बताई जा रही है। तो घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज की यह घटना है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से तेज रफ्तार सवारियों से भरा ऑटो पलटा है। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां 2 अस्पतालों की सीएमओ ने ओटी की सील की है। आपको बता दें, सीएमओ की कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। 2 अस्पतालों की ओटी सील की है। आईजीआरएस पर मिली शिकायतों को लेकर सीएमओ एक्टिव हुए हैं। 3 अस्पतालों समेत एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया है। न्यू सिद्धार्थ हॉस्पिटल व कुलवंती हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। मानक विहीन पाई गई है ओटी को सील किया गया है। तो जिन ओटी को मानक विहीन पाया गया उनको सील किया गया। सीएमओ के द्वारा ये जानकारी दी गई। गीतांजलि हॉस्पिटल की शिकायत जांच में फर्जी पाई गई है। न्यू वेदांत अल्ट्रासाउंड सेंटर में न डॉक्टर मिले हैं न ही रिकॉर्ड। सीएमओ ने अल्ट्रासाउंड सेंटर का शटर गिरवाया है। डॉक्टर को फाइल संग सीएमओ कार्यालय तलब किया गया है। कादरी गेट थाना क्षेत्र के मसेनी व आवास विकास का ये पूरा मामला है। ये राशि आईजीआरएस पोर्टल पर डाली जाती है। उसमें मेरे द्वारा तुरंत ही संज्ञान लिया जाता है। इसके मतलब क्रम में मैं आज आया मसैनी पे जो हमने एक तो न्यू सिद्धार्थ हॉस्पिटल की शिकायत की। न्यू सिद्धार्थ हॉस्पिटल इसकी ओटी अधोमानक थी, उसको मैंने सील करा दिया है। दूसरा अस्पताल था कुलवंती हॉस्पिटल, उसमें भी ऑपरेशन थिएटर को सील करा दी, बड़ी कंजेस्टेड पड़ी थी, उसको बंद करा दिया है। बाकी एक सामने न्यू वेदांत का अल्ट्रासाउंड सेंटर था, वहाँ कोई भी संचालक नहीं था, उसके मैंने पेपर तलब कराया ऑफिस में। पंकज प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सीएमओ फर्रुखाबाद के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में निरीक्षण किया गया है। 2 अस्पतालों की ओटी भी सील की गई है सीएमओ के द्वारा। क्या है पूरा मामला? देखिए सर, बता दूं आपको, लगातार आईजीआरएस के माध्यम से जिला प्रशासन को जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके तहत आज खुद सीएमओ अरविंद कुमार ने मसेनी चौराहा पहुंचकर छापा मारा। इस दौरान माहौल हड़कंप का भी रहा, क्योंकि खुद आए दिन देखा जाता है कि यहाँ पर शिकायतों का माहौल रहता है। और आज खुद सीएमओ अरविंद कुमार छापा तो देखा कि कई अनियमितताएं जो हॉस्पिटल में मिली थी। कई हॉस्पिटल ऐसे थे जिनमें अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता मिला और ये कार्रवाई की गई। पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फर्रुखाबाद सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 अस्पतालों की ओटी सील की है, साथ ही अल्ट्रासाउंड का शटर गिरवाया है। कई अस्पतालों का निरीक्षण सीएमओ के द्वारा किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से अगली खबर, जहां दिन दहाड़े गोलीकांड का मामला सामने आया है। किसान के बेटे को 4 बाइक सवारों ने मारी है गोली। आर्मी में भर्ती होने से रंजिश रखते थे आरोपी। किसान के घर में घुसकर 3 राउंड फायर किए हैं। शिवम को मृत समझकर आरोपी बाइक छोड़कर फरार हुए हैं। आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र के खेड़की गांव का यह पूरा मामला है। तो किसान के घर में घुसकर 3 राउंड फायर किया गया है। आर्मी में भर्ती होने से रंजिश रखते थे आरोपी। किसान के घर में घुसकर 3 राउंड फायरिंग की। अगली अहम खबर कानपुर से, जहां इलाके को लेकर किन्नरों में झगड़ा देखने को मिला है। किन्नर गुरु की टीम ने एक किन्नर को पीटा है। आपको बता दें, किन्नर को पीट कर अधमरा कर दिया है। सनीगवा में वसूली को लेकर ये लाठी डंडे और पथराव की घटना सामने आई है। चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा का ये पूरा मामला है। तो किन्नरों के 2 गुटों में ये मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा का ये पूरा मामला है। तो वसूली को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में ये मारपीट की घटना सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लात घूंसे लाठी डंडे बरसाते एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं किन्नर। वसूली को लेकर ये घटना सामने आई है। तो एक किन्नर को पीट कर अधमरा किया। सनीगवा में वसूली को लेकर ये लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा का ये पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। किन्नरों के 2 गुटों में ये मारपीट की घटना सामने आई है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे रायबरेली से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार वाहन ने युवक को कुचला है। इस दौरान हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
सलोन कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे, तेज रफ्तार वाहन ने युवक को कुचला है। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लिया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, सलोन कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने 5 दिसंबर को आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा कर दी। शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद इस बार के विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। संभल की घटना को भी लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश है। तो विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से संसद में संभल हिंसा को लेकर लगातार हंगामेदार स्थिति बनी रही, उसी प्रकार प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भी यह स्थिति देखने को मिलने की पूरी संभावना है। इसे लेकर सरकार भी विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बायोलॉजी पढ़ी है। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार जो वे डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना करें। अगर वे डीएनए की बात करते हैं तो मैं और हम सब लोग अपना डीएनए जांच कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए जांच कराएं। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती है। एक संत योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। जी कितना साइंस जानते हैं। मैं कानपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया। सीसामऊ विधानसभा के हमारे तमाम समर्थक उस समय जिन्होंने जोखिम उठाया और पुलिस प्रशासन सरकार उनकी ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से सामना किया। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से तमाम परेशानी, तमाम रुकावट के बाद भी समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी की पत्नी को अच्छे वोटों से जिताने का काम किया है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मुझे नहीं पता। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जबकि 4 लोगों की मौत भी हुई थी। इस मामले में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के एक उपद्रवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 तारीख को इस दौरान जितने भी लोगों द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है और किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन लोगों के द्वारा जो भी क्लेम किया गया है इसका आकलन कराया जाएगा। इसका आकलन हो चुका है और उस आकलन को भीड़ में जिन उपद्रवियों के द्वारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया था उन्हीं लोगों से वसूलने की तैयारी है। दिसंबर को जुमे की नमाज, उसके साथ साथ अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। उन सबको ध्यान में रखते हुए 10 कंपनी पीएसी है, उस सब डिप्लॉय की गई है। और पीस कमेटी जो पूर्व में थी वो जनपद लेवल पे उसको पुनर्गठन किया गया है, और जनपद के वो चुनिंदा लोग जिन लोगों को वास्तव में समाज में जिनका इन्फ्लुएंस है उन लोगों को उस पीस कमेटी में शामिल किया गया है।
उसकी पहली बैठक आज दिन में 3 बजे होगी और उसके बाद में फुट पेट्रोलिंग जो पूर्व में शासन कर दिए गए निर्देशों के अनुसार वो की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का भी जो जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। देश के प्रमुख 23 आईआईटीओ, आपको बता दें आईआईटीओ में से कानपुर आईआईटी और इंदौर मिलकर इस बार इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट 2024 वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। आपको बता दें सपोर्टर मीट में बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, एस्कॉर्ट्स, वेट लिफ्टिंग सहित 13 इंडोर और आउटडोर गेम खेले जाएंगे। 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक स्टूडेंट स्पोर्ट्स मीट होगा, वहीं 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक स्टाफ स्पोर्ट्स मीट आयोजित होगा। पहली बार स्टाफ मेंबर और फैकल्टी नॉन एकेडमिक स्टाफ के जीवन में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ स्पोर्ट्स मीट शुरू की गई है। पैरा बैडमिंटन चैंपियन आपको बता दें मेडलिस्ट सुहास एल यतिराज स्पोर्ट्स मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ये जानकारी आईआईटी स्टाफ, जिमखाने और इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दी है। टोटल हमारे पास 23 आईआईटीज़ है। सो ये 23 आईआईटी से डिफरेंट स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, स्क्वाश, वेट लिफ्टिंग। ये जो जितने भी स्पोर्ट्स है, इन स्पोर्ट्स में डिफरेंट आईआईटी अपना बच्चे भेजेंगे, कॉन्टिजेंट भेजेंगे और उसका नंबर तय हो चुका है कि ये इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट का एक बोर्ड होता है जहाँ पे हर कोई आईआईटी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है एज ए डीन लेवल और एसोसिएट डीन लेवल और द चेयरमैन लेवल। तो उसमें तय हो चुका है कि कौन सा आईआईटी से कौन सा गेम के लिए कितना बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कितना बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे, कितना गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस नंबर के हिसाब से डिफरेंट आईआईटी बच्चे भेजेंगे और ये जो खेल है इसको आयोजित किया जाएगा आईआईटी कानपुर में। तो जो इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट है ये सारे आईआईटी जो देश में करीब 23 आईआईटी हैं आईआईटी कानपुर को मिला के, उनका एक वार्षिक सम्मेलन होता है जहाँ पे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, बीटेक के छात्र, बीएस के छात्र और छात्राएँ, वो ना सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ध्यान लगाएं, बल्कि खेलकूद में भी रुचि रखें, उससे उनका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए सभी 23 आईआईटी मिलकर एक वार्षिक आयोजन करते हैं। हर साल ये आयोजन किसी एक आईआईटी की मेज़बानी में किया जाता है। इस बार आईआईटी कानपुर और आईआईटी इंदौर छात्रों का इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट है उसको आयोजित करेंगे और ना सिर्फ छात्र बल्कि आईआईटी में काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनमें फैकल्टी एज वेल एज नॉन एकेडमिक स्टाफ, उनके भी जीवन में खेलकूद के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक स्टाफ मीट भी आयोजित की जाती है, जो इस बार आईआईटी कानपुर आयोजित करेगा 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें मौसम की मार के बाद अब उर्वरकों की कमी की समस्या की मार किसान झेल रहे हैं। वहीं किसानों पर आई आपदा में अवसर ढूंढ रहे प्राइवेट दुकानदार जमकर मौज काट रहे। कन्नौज के ठठिया और तिरवा क्षेत्र में डीएपी, यूरिया, एनपीके सहित उर्वरकों की कमी समस्या के चलते किसान को अब आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी केंद्रों पर उर्वरक मिल नहीं रहे हैं, जिस कारण किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर प्राइवेट उर्वरक विक्रेता जमकर फायदा उठा रहे हैं, मनमाने रेट पर खाद बेच रहे हैं। ठठिया और तिरवा क्षेत्र में प्राइवेट उर्वरक विक्रेता 1360 रुपये की मिलने वाली डीएपी को 1700 से 1800 रुपये में बेच रहे हैं, जबकि 270 रुपये वाली यूरिया की बोरी 350 रुपये तक में बेची जा रही है। सरकारी केंद्रों पर इन उर्वरकों की कमी के कारण किसानों की मजबूरी का फायदा प्राइवेट दुकानदार जमकर उठा रहे हैं, तो वहीं मुख्यालय पर बैठे आला अधिकारियों को इन सब चीज़ों की भनक तक नहीं लग रही है। 1700 की भेड़। अच्छा, उसमें सोसाइटी पे कितने की मिल रही? अब भाई कुल जो वेला है मक्का बोने लिए जून महीने। अच्छा, तब 1360 की। अभी गेहूं के लिए मिल रही है? अभी नहीं मिल रही है, नहीं क्या सोसाइटी ना, ये भी है ही नहीं कहीं। तो फिर किसान कहाँ से आती है? किसान कहाँ से खरीद रहे हैं? एनपीके ले आओ, ये प्राइवेट। कितने की दे रहे वो एनपीके? एनपीके 13 से 1400 1600 किलो दे, महंगी दे रहे। 16 जो है तो 1600 की दे। अच्छा, क्या डाल रहे थे? डीएपी ले आए थे, वही डाल। कहाँ से लाए थे? डीएपी दुकान से लाए। कितने की दिया था? 1700 रुपये की। अच्छा, 1700 की। हाँ। अच्छा, वैसे कितने की मिलती है? वैसे जो सोसाइटी का रेट है
वो सर 1300 कुछ रुपए का है। अच्छा, वैसे मिलती नहीं है कि सोसाइटी? नहीं, सोसाइटी में सिर्फ इस सीजन में 2 बार आई। तो खाद मिल नहीं रही है? हाँ, सिर्फ 2 बार। एक बार पहले आई थी और सितंबर में, इसके बाद एक बार अभी। तो किसान कहाँ से खरीद रहे हैं, कैसे? किसान तो वैसे प्राइवेट लेते हैं इधर उधर दुकानों से। क्या लेके आए हो आप अभी? गेहूँ में डालने के लिए दिए थी। कितने की दी है? 1700 रुपये की। कहाँ पर ली थी? किराए पे लिए दुकान पे? दुकान पे प्राइवेट। वैसे कितने की आती है DAP? ये 1350 की आती है। 1300 की महंगी दे रहे लोग। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार खाद को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने आज जमकर गल्ला मंडी के खाद वितरण स्थल पर हंगामा काटा और खाद विक्रेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो ज्यादा पैसे देता है उसको जल्दी खाद दी जाती है, अन्यथा नंबर लगाए खड़े रहते हैं लोग। किसानों का आरोप है कि सर्दी में किसान सुबह से खड़ा रहता है और अभी तक शाम हो जाती है और उसको खाद उपलब्ध नहीं होती। हालांकि इसको लेकर किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। क्या है इस पूरे मामले का माजरा, ये खबर आप देखिए। अच्छा, तो अभी जो खाद पड़ रही थी कैसे नंबर लग रहे हैं लेकिन बुला नहीं रहे, जो पैसा दे रहा अंदर उनको बुलाया जा रहा। अभी हम भी ऑफिस में आते आ रहे हैं। अच्छा, अभी हमें ये सुनने को मिला कि 100 टोकन बांटे हैं। अच्छा, जिसमें 40 को खाद मिल पाई है। अच्छा, जिसमें कुछ बीच के नंबर भाग भी गए थे। हाँ। खाना खाने के लिए। अब यही लड़के ने बताया हमको खाना खाने के लिए हमारा 1920 रह गया। लगातार खाद को लेके किसान परेशान है और लगातार जो है लाइन लगा हुआ है। इस वक्त हम फिर एक बार मंडी पे आए हैं, जो मंडी है PCF कृषक सेवा केंद्र पर खड़े हैं और लगातार यहाँ पे शिकायतें आ रही है। आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे प्रशासन की नजर नहीं जा रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्यों किसान यहाँ पर 24 घंटे से सर्दी में ठुठर रहा है, एक पर्ची के लिए परेशान हो रहा है? और उनका आरोप है कि जो पर्ची हम लोग लिए खड़े हैं, हम लोग को नंबर नहीं आता है और जो पैसा एक्स्ट्रा देता है उसको खाद मिल जाती है। और हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? डब्लू यादव। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हम सुबह से खड़े कम से कम 6 बजे थे। अच्छा, तो आपको कितनी खाद लेनी थी, क्या था? हमें 2 बोरी दे रहे, हम 2 बोरी दो। अच्छा है, और ये वो बोतल ही दे रहे, तो हमने कहा बोतल न लगाओ, और फिर बोतलों का भी नहीं दे रहे वे। हम टोकन ले 19 नंबर को ले, 28 नंबर को ले। तो दिक्कत क्या है आपको इधर पे? ये कह रहे 40 नंबर का देखिए, तब कहा 40 नंबर का, ये 19 नंबर मेरा। तो फिर आपको अभी खाद नहीं मिली? तो अभी आप कुछ कह रहे थे कि अभी खाद नहीं मिल रही, जो पैसा देता है उनको मिल जाती है। अंदर आदमी जाता है, जान पड़ जाएगा, तुम 5 बोरी लेना तो 5 बोरी मिल जाएगी। अच्छा, वो तुमको नैनो नहीं दिया जाएगा। जो गरीब आदमी हो, तुम नहीं जानते हो, तुमको 2 बोरी में नैनो मिलेगी। नहीं, तो तुम कब से खड़े यहाँ पे? 7 बजे वो खाना भी 7 बजे से आ गए, 5 बजे से आ गए। आदमियों की रसीद कटी, खड़े हो गए, आवाज लगा रहे। आदमी नहीं है, किसको भेजेंगे? अच्छा, मतलब जो आदमी नहीं उनकी आवाज लगा रहा है, जो है उनको बुला नहीं रहे। हम बताएं, ऐसा है, एक हुआ है, 1 से लेके 100 तक टोकन बांट दिए थे। इसके बाद अब एक एक करके टोकन बोल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर। अब बीच में जो आदमी है नहीं, आवाज लगा रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं रुके रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आगे नहीं बुला रहा है? नहीं, तो आगे बुला रहे थे। नैनो है, हर आदमी को मिलेगी ना। इनका साफ तौर से कहना है किसान सुबह से खड़े हैं और जिनका नंबर आ रहा है उनको खाद नहीं दे रहे हैं, और सुबह से जो नंबर लगाए खड़े हैं सर्दी में छुटर रहे हैं, और नैनो जो इनको जो खाद पदार्थ जो सीसी मिल रही है वो जबरन दी जा रही है। 1 बोरी पे नैनो देने का अलाउ नहीं है, हालांकि 2 बोरी पे एक नैनो सीसी है, इसको भी जबरन इन लोगों को थोपा जा रहा है। इनका शिकायत है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इनका कोई मोड़ नहीं लिया है। इनको चाहिए कि यहाँ पे प्रशासन आए और देखे अंदर किस तरीके से खाद बांटी जा रही है। खाद की समस्या आज से नहीं, पिछले कई दिनों से खाद की समस्या चली आ रही है। अभी कैसे सोल्व होगी, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अहमद के लिए जालौन।